महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर का जो आपका सेकेंड पेपर है, बाद के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ, उसके जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सिलेबस में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। आज हम वर्ण व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे। भारतीय सामाजिक संगठन के रूप में के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक वर्ण व्यवस्था है। भारतीय सामाजिक जो आदर्श हैं उनमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था, संस्कार आदि को हम देख सकते हैं। उन्हीं में से है कि वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था ने भारतीय समाज एवं संस्कृति को किस तरह से प्रभावित किया, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। वर्ण व्यवस्था भारत में कैसे शुरू हुई, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। और विभिन्न कालों में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से रही और वर्तमान रूप में उसका क्या परिप्रेक्ष्य है वर्ण व्यवस्था का, उसके ऊपर भी हम अध्ययन करेंगे। भारतीय सामाजिक संगठन को उसकी व्यापकता, विविधता और जटिलता के कारण उस समय तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि उसके वैचारिक एवं संस्थागत आधारों को गहन अध्ययन न कर लिया जाए। संस्थागत आधारों का जब तक हम गहन अध्ययन नहीं कर लिया जाता, तब तक हम भारत की जो वैचारिक जो व्यापकता है, विविधता है, जो जटिलता है, उसको हम नहीं समझ सकते। ये संस्थागत संगठन कौन कौन से हैं, जैसे कि वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संस्कार, जो 16 संस्कार है आपके, जाति व्यवस्था, जब तक हम इनका अध्ययन नहीं कर लेंगे तब तक हम इस सामाजिक आदर्श को, सामाजिक संगठन को आसानी से नहीं समझ सकते हैं। वास्तव में भारतीय सामाजिक संगठन का जो इतिहास है वह काफ़ी अति प्राचीन काल से है। विश्व में जब सभ्यताएं पनप रही थी या उनका उद्भव हो ही रहा था, तब भारत में इस प्रकार के सामाजिक आदर्श, सामाजिक संगठन समाज में विस्थापित हो चुके थे। इस प्रकार से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के जो आदर्श थे, जो सामाजिक संगठन थे उसके, वे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं में से एक वर्ण व्यवस्था भी रही है। प्राचीन भारतीय समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राचीन भारतीय समाज वर्णाश्रम व्यवस्था यानी कि वर्ण प्लस आश्रम, में 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित है। इस देश के प्राचीन ऋषि मुनियों, चिंतकों, नीतिकारों ने मानव समाज को, संपूर्ण मानव समाज को 4 वर्णों में और मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया है। भारत देश के जो प्राचीन ऋषि मुनि हुए, चिंतक हुए, नीतिकार हुए, उन्होंने क्या किया है, भारतीय समाज को 4 वर्णों में और भारतीय जो जीवन, मानव जीवन है, उसको 4 आश्रमों में बांटा है। भारतीय समाज 4 वर्ण, और मानव जीवन को आश्रम, 4 आश्रम 4 वर्णों में विभाजित किया। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी तरह से 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इस प्रकार से प्राचीन ऋषि मुनियों ने क्या किया है, भारतीय जो मानव जो समाज है, मानव समाज, इसको मानव समाज कर देते हैं, भारतीय मानव समाज कर सकते हैं, मानव समाज और मानव जीवन को उन्होंने एक परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़े रूप में देखा। इस आधार पर उन्होंने इसको 4 वर्णों, 4 आश्रमों में क्या कर दिया है, उनको बांट दिया है।
चार जो वर्ण थे, चार वर्ण कौन कौन से हुए, जैसे कि आप सभी को मालूम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार हुए। आश्रमों को उल्लेख हम बाद में करेंगे टॉपिक में। ब्राह्मण का काम क्या था, प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो समाज, मानव समाज को गठित किया था, उसमें ब्राह्मण ऊपर की चोटी में थे। उनका काम क्या था, पढ़ने पढ़ाने, धार्मिक कर्मकांड करने वाले तथा धर्म अनुसार आचरण करने के लिए लोगों को प्रेरित करने वाले लोग क्या कहलाए, ब्राह्मण कहलाए। पढ़ने पढ़ाने का, अध्ययन अध्यापन का काम था, धार्मिक कर्मकांडों का अनुष्ठान करना इनका मुख्य कार्य था तथा धर्म अनुसार आचरण करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, उनको सही मार्ग दिखाना, ये ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य था। ये ब्राह्मण कहलाते थे। उन्हें क्या कहा जाता था, ब्राह्मण कहलाता था। जो काम मैंने बताया, पढ़ने पढ़ाने, धार्मिक अनुष्ठान कर, जो कर्मकांड होता है उनका अनुष्ठान करने और धर्म अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करने वाले कार्य कौन करता था, ब्राह्मण कहलाता था। वहीं क्षत्रिय का काम क्या था, क्षत्रिय जो थे देश की जो सीमाएं, उन पर जो भारी आक्रमण है उनकी रक्षा करना, भारी आक्रमण तथा आंतरिक शत्रुओं से रक्षा करना, साथ ही राज्य में शांति और सुरक्षा में व्यवस्था बनाए रखने वाले कौन थे, क्षत्रिय कहलाते थे। इसी तरीके से व्यापार वाणिज्य, कृषि, पशुपालन आदि कार्य करने वाले क्या कहलाए, वैश्य कहलाए। ये जो सर्वसाधारण लोग द्वारा जो धन अर्जित किया जाता था उनको सबको क्या कहा गया है, वैश्य कहा गया है। जो अन्य तीनों वर्ग, तीनों जो वर्ण हैं, उन लोगों की सेवा जो करता था वे कौन कहलाए, शूद्र कहलाए। कौन कहलाए, शूद्र कहलाए। यानी कि शूद्र कौन थे, इन तीनों वर्णों की सेवा करने वाले शूद्र कहलाए। प्रारंभ में ये चारों वर्ण किसी भी समाज में हो सकते थे। शुरू में काफ़ी शिथिल अवस्था में थे, गूढ़ नहीं थे इनमें। ऐसा नहीं था कि भाई जो ब्राह्मण की जन्म ब्राह्मण ने लिया तो ब्राह्मण ही रहेगा, नहीं, अपने कर्मों के आधार पर यह फैसला हुआ करता था कि ये ब्राह्मण कहलाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पढ़ने पढ़ाने वाला काम क्षत्रिय भी कर सकता था, वैश्य भी कर सकता था, तो वो क्या कहलाता था, वो भी ब्राह्मण ही कहलाता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्राचीन ऋषि मुनियों ने सभी को, मतलब जो प्रतिपादित किया है मानव समाज के संदर्भ में, उसी आधार पर पालन किया है कि समाज को इस तरह की व्यवस्थाओं को अपनाना चाहिए और इसी आधार पर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ये वर्ण जो था वह कर्म के आधार पर रहा शुरू में, ना कि इसमें किसका आधार अपनाया गया, जाति, ये धर्म या जाति का आधार, जन्म या जाति के आधार पर इसको नहीं अपनाया गया। तो ये वर्ण व्यवस्था का जो प्रारंभिक रूप था उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी। अब विभिन्न कालों में देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था का रूप कैसा था, उसका स्वरूप कैसा रहा भारतीय समाज में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे प्राचीन जो भारतीय समाज है कौन सा है, वैदिक समाज। तो वैदिक एवं उत्तर वैदिक, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक और तथा उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी रही उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। वैदिक और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। जैसे जैसे हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमें पाएंगे कि किस प्रकार से वर्ण कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर इसको धीरे धीरे अपनाया जाने लगा। और बाद में जब हम देखेंगे सूत्र काल तक आते आते एकदम ये क्या बन जाता है, वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से जन्म के आधार पर बन जाता है और एक तरह से भेदभाव समाज में हो जाता है। इस वर्ण व्यवस्था, भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था की जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने जिसकी स्थापना की थी, इसकी रूपरेखा तय की गई थी और बाद में उसकी रूपरेखा में परिवर्तन हमें देखने को मिल जाता है। उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्णाश्रम, वर्ण प्लस आश्रम दोनों भारतीय समाज की क्या रहे, मूल आधार रहे हैं।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वर्णाश्रम जो शब्द है वह आश्रम प्लस वर्ण 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये भारतीय समाज का मूल आधार था प्राचीन समय में। वर्ण व्यवस्था जो थी वो भारतीय सामाजिक कर्तव्यों एवं कार्यों के विभाजन, वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक कर्तव्यों एवं कार्यों के विभाजन द्वारा एक व्यवस्थित समाज स्थापित करने की एक क्या थी, योजना थी। वर्ण व्यवस्था क्या थी, भारतीय वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक जो कर्तव्य थे व्यक्ति के और कार्यों द्वारा, सामाजिक कर्तव्य व्यक्ति के सामाजिक कर्तव्यों एवं कार्यों द्वारा व्यवस्थित समाज स्थापित करने की क्या थी, एक योजना थी। ये प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसी योजना के आधार पर इसको बनाया था। लेकिन समय के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि समय के साथ साथ इसमें जो परिवर्तन होता है ना, उसने इसको जन्म के आधार पर बना दिया और बाद में आमूलचूल इसमें धीरे धीरे जो परिवर्तन हुए वर्तमान में हम देखते हैं कि पूरी तरह से जन्म के आधार पर होने लग गई। सबसे पहले क्योंकि वैदिक काल में ही हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति उसके विषय में विद्वानों में भारी मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में आने से पूर्व आर्यों में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। भाई आर्य जब भारत में आए 4-5-6 हज़ार साल पहले, तो वर्ण व्यवस्था उनके साथ ही वहाँ से ये आई थी। इसके उलट कुछ विद्वान, जिसमें स्लेटर जैसे विद्वान हैं, उनका मानना है कि वर्ण व्यवस्था भारत में ही शुरू हुई थी और आरंभ में ये आर्य समाज में वर्ण व्यवस्था जो भारत में आई वह आर्यों के साथ नहीं आई थी, बल्कि भारतीय समाज में ही इस तरह की व्यवस्थाओं के जो भारतीय जो लोग थे, द्राविड़ आदि जातियों के लोग, उनसे संपर्क हुआ। उसी आधार पर वर्ण व्यवस्था का शुरुआत भी भारत में हुई। ये स्लेटर जैसे विद्वानों का मानना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो द्राविड़ जाति थी, भारतीय अनार्य जातियाँ थीं, उनका जब संपर्क हुआ आर्य जातियों से, तब क्या निकल कर आया, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। वस्तुतः ये माना जाता है कि भारत में जब आर्यों का आगमन हुआ तो स्पष्ट रूप से 2 वर्ग तो वैसे बढ़ गए थे, एक आर्य वर्ग और दूसरा अनार्य वर्ग। तो यहीं से एक तरह से हम शुरुआत मान सकते हैं वर्ग भेद की, आर्य और अनार्य वर्ग भेद की। तो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी यहीं से हम मान सकते हैं। चूँकि आर्य विजेता थे और भारत में रहने वाले अनार्य पराजित थे, शासक और शासित में भेद होना भी आवश्यक हो गया था, क्योंकि विजेता तो विजेता ही था और पराजित तो पराजित ही थे। इसलिए वर्ग भेद तो स्पष्ट रूप से होना ही आवश्यक हो गया। इसके अलावा भी आर्य जो थे रंग रूप में भी गौण वर्ण के थे, जबकि अनार्य कृष्ण वर्ण के थे, कृष्ण वर्ण के थे। इससे भी दोनों में एक तरह से वर्णभेद उत्पन्न हो चुका था। रक्त की शुद्धता को, आर्य चूंकि रक्त की शुद्धता को कायम रखने वाली एक जाति थी, तो वे अपने ही आर्यों में ही एक तरह से जीवन व्यतीत करते थे। वे अनार्यों में आवश्यक कोई संपर्क भी स्थापित ज़्यादा नहीं किया करती थी। अतः विद्वानों की मान्यता है कि वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति हुई भारत में, उसकी शुरुआत ऋग्वैदिक काल में ही हो चुकी थी। कुछ विद्वानों की हालांकि ये भी मान्यता है कि जो वर्ण व्यवस्था शुरू हुई वो उत्तर वैदिक काल में हुई, लेकिन ऋग्वैदिक काल में हमें वर्ण व्यवस्था का जो साक्ष्य हमें नज़र आने लग जाते हैं। हालांकि सभी जगह नहीं, एक जगह में ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसमें 4 वर्णों की जो उल्लेख मिलता है, उससे पता चलता है कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। इन 4 वर्णों का उल्लेख केवल ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही मिलता है। अन्य जगह पर हमें ब्राह्मण और क्षत्रिय का तो उल्लेख मिल जाता है, लेकिन वैश्य और शूद्र का उल्लेख नहीं मिलता। वैश्य और शूद्र का जो उल्लेख सर्वप्रथम हमें मिलता है वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही सबसे पहले हमें मिलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन वैदिक काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय प्राचीन वैदिक काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय सर्वसाधारण जनता अथवा उनको जो विषय से पृथक होने लग गए थे। हालांकि उनको अभी तक जो चारों वर्णों का जो पूर्ण विकास था ऋग्वैदिक काल में, उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक काल में 4 वर्णों का क्या हुआ था, पूर्ण विकास नहीं हुआ था।
इससे पहले कि हम ऋग्वेदिक काल पर वर्ण व्यवस्था की थोड़ी चर्चा करें, उस पर हम ये भी देख लेते हैं कि ऋग्वेदिक काल में हमें बहुत सारे कबीलों का जन का उल्लेख भी मिलता है। इसमें 5 जन आपने सुना होगा, 5 जन भी मुख्य हैं। इनके अलावा भरत, त्रिशु और श्रेंश जैसे वंश भी कबीले भी हमें ऋग्वेद काल में देखने को मिलते हैं। प्राचीन जो वैदिक काल है उसमें जो आर्य थे, उनका जो आर्य जनों का आर्यों के अनेक कबीले थे जो विभाजित थे, जो आपस में संघर्ष भी करते रहते थे। इन कबीलों को पंचजन्ना आदि नामों से उल्लेखित किया जाता है। ये 5 प्रमुख जातियां कबीले थी, जिनमें कौन कौन से थे? अनु, द्रुह्य, यदु, तुर्वशु और पुरु। ये 5 जन थे। एक आर्यों के 5 जन थे। इन 5 जनों के अलावा भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि भरत, त्रिशु, श्रेंस आदि भी जन थे जो जिनका वेदों में उल्लेख हमें मिलता है। इससे पता चलता है कि जो भारत में आर्यों का विस्तार होता गया और उसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जनों का भी भारत में विकास होता गया, उनका विस्तार भी साथ साथ होता गया। आर्यों के भारत आने से पूर्व जो लोग पहले से ही यहाँ पर रह रहे थे, उन्हें वेदों में दास या दस्यु जैसे शब्दों से उनका उल्लेख किया गया है। और इन लोगों में अनेक समृद्ध और सुसंस्कृत व्यक्ति भी थे जो भारत में उस समय विद्यमान थे। आर्यों ने उन पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपना अधीन कर लिया था और अनेक अनार्य लोग जो आर्य जनपद में आर्य राजाओं की अधीनता में रह रहे थे, उनसे आर्य लोग भी काफ़ी उनसे प्रभावित हुए। उनसे काम भी काफ़ी उनके द्वारा लिए गए। अनार्यों की हालांकि स्थिति ज़्यादातर की काफ़ी कमज़ोर थी और इसी कारण उनको दास या दस्यु जैसे शब्दों से उनका उल्लेख किया गया है। और संस्कृत भाषा में तो दास या दस्यु का मतलब भी एक तरह से गुलाम कहा गया है कि दास या दस्यु का मतलब क्या है? गुलाम था। हालांकि जो दास लोग थे वो शिल्प कला और में अत्यंत उत्कृष्ट चतुर थे और आर्यों द्वारा जब पराजित हुए तो उनके जो शिल्प कला व्यवसाय था, उन्होंने आर्यों की उससे काफ़ी मदद भी उनको हुई और इससे उनको काफ़ी फ़ायदा भी हमें देखने को मिलता है। धीरे धीरे आर्य और अनार्यों में जो मेलजोल धीरे धीरे बढ़ने लग गया तो बहुत सारे आर्यों ने अनार्यों स्त्रियों से कैसे विवाह भी किया। उनसे एक वर्ण संकर जातियाँ भी उत्पन्न हुई जिनको आर्यों ने व्रात्य जातियों से संबोधित किया है। कौन सी जाति से? क्या बताया उनको? वर्ण संकर जो जाति उत्पन्न हुई आर्य और नारियों के मेल से, उनको व्रात्य जाति की संज्ञा भी दी है। कौन सी दी है? व्रात्य जाति की संज्ञा भी दी है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि जैसे जैसे आर्यों का विस्तार भारत में होता गया, वर्ण व्यवस्था ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। आर्यों ने जब पूर्व और दक्षिण की तरफ अपने राज्य का विस्तार करना चाहा तो क्षेत्र काफ़ी हो चुका था, तो वहाँ पर उनका जो विस्तार हुआ तो वह अनार्य जातियों के संपर्क में भी आए। और जब राज्य का विस्तार कर रहे थे तो इसमें जो एक शत्रुनाशक जाति का होना भी आवश्यक था। जो क्षत्रिय पहले भी थे, तो जो राज्य की रक्षा करे, राज्य का विस्तार करे, वे राजन्य के लिए जो क्षत्रिय ही थे। इस प्रकार से क्षत्रिय अलग वर्ण बन गया। इसी तरीके से जो व्यापार वाणिज्य करने वाली जातियां थी, जो व्यापार वाणिज्य आदि किया करती थी, वे भी क्या हुई? कृषि व्यापार वाणिज्य करने वाली वे एक तीसरी वर्ण के रूप में बन गए। इससे पहले ब्राह्मण जो यज्ञ यजन पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे और प्रार्थनाएं किया करते थे अपने राज्य के विस्तार के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए जो प्रार्थनाएं किया करते थे, उस प्रकार से ब्राह्मण भी एक पूर्ण वैदिक काल में वर्ण बन चुका था। और क्षत्रियों की बात करें तो शत्रुनाशक तो वो थे ही, साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यवसाय का काम करने वाले लोग वैश्य कहलाने लगे। इस प्रकार से तीनों वर्ण, और इन तीनों वर्णों की जो सेवा वगैरह कर रहे थे वे शूद्र कहलाने लग गए थे। क्या कहलाने लग गए थे? शुद्ध कहलाने लग गए थे। हालांकि ऋग्वेद काल में हम देखते हैं कि कुछ दास परिवार तो बहुत संपन्न भी थे, बहुत समृद्ध थे। आर्य ब्राह्मण उनसे दान दक्षिणा भी लिया करते थे। तो यहाँ ये पता चलता है कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था में कोई जड़ता नहीं आई थी, गूढ़ता नहीं आई थी और मेलजोल भी काफ़ी अच्छा था। ऊंच नीच की भी कोई भेदभाव स्थिति नहीं थी, जैसा कि ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में एक जगह उल्लेख मिलता है कि एक मंत्र में बलबूत नामक
एक दास का उल्लेख मिलता है जिसने 100 गायें ब्राह्मणों को दान में दी थी। इससे पता चलता है कि अनार्य जातियों से भी आर्यों का ऋग्वेद में अच्छा खासा संपर्क स्थापित हो चुका था। इससे पता चलता है कि ऋग्वेद काल में हम देखें, अगर कुल मिलाकर देखें तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें इतना नहीं मिलता। हाँ, ब्राह्मण क्षत्रियों का उल्लेख काफ़ी मात्रा में मिलता है, लेकिन वैश्य और शूद्र का उल्लेख तो हमें एक जगह ही मिलता है जो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य करने वाले अनेक जातियों का उल्लेख अवश्य मिलता है, लेकिन वर्ण भेद की जो बाद में वर्ण में सूत्रकाल में जो गूढ़ता है जाति का जन्म के आधार पर, ऋग्वेद में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। इसी तरीके से हम बात करें उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में हमें स्पष्ट रूप से चारों वर्णों का उल्लेख हमें मिलने लग जाता है। चातुर्वर्ण व्यवस्था का जो हम बात कर रहे हैं उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख हमें मिल जाता है। यजुर्वेद और अथर्ववेद में अनेक स्थानों पर चारों वर्णों का स्पष्ट रूप से उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल में मिलना शुरू हो जाता है। इससे पता चलता है कि उत्तर वैदिक युग में वर्णभेद भली भांति विकसित हो चुका था। चूँकि उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े याज्ञिक कर्मकांड बहुत अधिक हो रहे थे और ऐसे जटिल यज्ञों की विविधता के कारण एक ब्राह्मणों में भी एक स्पेशलिस्ट लोगों का एक उद्भव हो रहा था, जो विशेषज्ञ माने जाते थे बड़े बड़े यज्ञ कराने के लिए, ज्ञानियों के। तो इस प्रकार से जंगलों में और आश्रमों में निवास करने वाले ब्रह्मवादियों और तत्व चिंतकों को भी ब्राह्मणों की श्रेणी में रखा जाने लग गया। इसी तरीके से विभिन्न आर्य जन जो कबीले थे, जब सप्त सिंधु प्रदेश से आगे बढ़े पूर्वी और दक्षिणी भारत की ओर भारत में फैलना पर उन्होंने प्रारंभ किया, तब मूल निवासियों से उनका युद्ध करना पड़ा और उनके लिए उनको एक ऐसी लोगों की सेना की आवश्यकता थी जो उनसे उनकी रक्षा कर सके और साम्राज्य का भी विस्तार कर सके। तो इस प्रकार से युद्ध में अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के कारण वे क्या कहलाए? क्षत्रिय कहलाए। इस प्रकार से उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया और ब्राह्मणों के बाद क्षत्रिय भी स्पष्ट रूप से एक अलग वर्ण के रूप में हमारे सामने उत्तर वैदिक काल में पूरी तरह से नजर आने लग जाती है। इसी तरीके से ब्राह्मण और क्षत्रियों के अलावा जो सर्वसाधारण आर्य जनता में सभी प्रकार के जो शिल्पी, वणिक, कृषक, पशुपालक, व्यापार वाणिज्य करने वाले लोग थे वे वैश्य कहलाए और समाज में जो सबसे निम्न वर्ग के लोग थे जो इनकी सेवा करते थे दास के रूप में, सेवक, कर्मकार आदि के रूप में वे शूद्र कहलाए। इस प्रकार से जो 3 उच्च वर्ण के बालक थे अपने अपने कुल के उपयुक्त अनुसार वो विद्या ग्रहण करने थे। अतः उत्तर वैदिक काल में हमें वर्ण व्यवस्था में ऋग्वेद काल के मुकाबले की स्पष्टता नजर आने लग जाती है। इसमें 3 जो वर्ण थे उनको द्विज किनको कहा जाता था? तीनों वर्णों को क्या कहा जाता था? द्विज। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहा जाता था। 33 ब्राह्मणों के लिए सूत यज्ञोपवीत धारण करने की जो बात आती है, ब्राह्मणों के लिए सूत, क्षत्रियों के लिए सन और वैश्य के लिए ऊन के यज्ञोपवीत धारण करने का उल्लेख मिलता है 33 ब्राह्मण ग्रंथ में। और इसी ब्राह्मण ग्रंथ से 33 ब्राह्मण ग्रंथ से पता चलता है कि जो द्विजों का उपनयन संस्कार है उसमें ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होगा बसंत ऋतु में, क्षत्रियों का उपसंस्कार होगा उपनयन संस्कार होगा ब्राह्मणों का होगा 33 ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार बसंत ऋतु में, क्षत्रिय का उपनयन संस्कार होगा शरद ऋतु में और वैश्य का होगा ग्रीष्म ऋतु में। क्षत्रिय का शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय का संस्कार और उपनयन संस्कार होगा और वैश्य का होगा शरद ऋतु में। तो इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के समय जो उत्तर वैदिक काल में रचे गए उसमें वर्ण भेद भली भांति स्पष्ट रूप से हमें नजर आने लग जाते हैं। यद्यपि फिर भी कुल मिलाकर इसका विश्लेषण करें तो हम उत्तर वैदिक काल में भी पाएंगे कि वर्ण व्यवस्था जो थी अभी भी गूढ़ अवस्था में नहीं पहुंची थी, जाति जन्म के आधार पर नहीं पहुंची थी, कर्म के आधार पर ही थी। इसके उदाहरण हमें उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में ही मिल जाते हैं। जैसे कि विश्वामित्र का जन्म, ऋषि विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था और राजा सुदास ने अपना उनके जो पुरोहित थे महर्षि वशिष्ठ, उनके स्थान पर उन्होंने विश्वामित्र को अपना पुरोहित नियुक्त किया था। तो इससे पता चलता है कि अभी भी
उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं हुई थी। एक क्षत्रियों को भी क्या बनाया जा सकता था, पुरोहित बनाया जा सकता था। इसके अलावा और भी अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में, जैसे कि कुछ ऐसे क्षत्रिय राजा थे जो अपने आध्यात्म और दार्शनिकता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थे, और बहुत सारे ब्राह्मण उनके पास शिक्षा लेने के लिए उनके राज्य जाया करते थे। जैसे कि एक मिनट में अभी हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था कि उत्तर वैदिक काल में अभी भी जो वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर ही थी। इसके बहुत सारे उदाहरण उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ में मिल जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे क्षत्रिय ऐसे भी राजा थे जो आध्यात्म और दार्शनिकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, जिनसे ब्राह्मण लोग भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाया करते थे। जैसे कि श्वेत केतु के जो पिता थे ब्राह्मण उद्दालक, श्वेत केतु की कथा है उसमें ब्राह्मण उद्दालक इसके पिता थे। वे पांचाल के क्षेत्रीय राजा प्रमाहन जाबाली, पांचाल के क्षेत्रीय राजा थे प्रमाहन जाबाली, अपने आध्यात्म और दार्शनिकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। उनके पास वे ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे। और ब्राह्मण गुरु, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जिससे पता चलता है कि ब्राह्मण लोग भी क्षत्रिय राजाओं, क्षत्रिय जो लोग हुआ करते थे उनसे भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लिया करते थे। छांदोग्य उपनिषद में भी हमें एक कथा मिलती है सत्यकौम जाबाल की। सत्यकौम जाबाल जब आचार्य गौतम के पास विद्यादान के लिए गए तो आचार्य जी ने उनसे पूछा कि आपका जो गोत्र और के संबंध में पूछा, और आपके घर के मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सवाल किए कुछ ऐसे, उनके पिता का नाम पूछा, गोत्र का नाम पूछा। तो सत्यकाम जाबाली ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मुझे अपने पिता और गोत्र का नाम नहीं पता, क्योंकि मेरी जो माता थी वे परिचारिका थी और विभिन्न घरों में काम के लिए जाया करती थी, उन्हीं में से मैं किसी का संतान होगा। फिर भी आचार्य गौतम ने, ऋषि गौतम ने उनको विद्या के लिए मना नहीं किया और उनको विद्या दी। इससे पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, अभी भी दी जाती थी, जन्म के आधार पर थी, कर्म के आधार पर ही हुआ करती थी। ऐसी बहुत सारी कथाएं उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में मिल जाती है, जिससे पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था अभी भी कर्म के आधार पर ही थी, ना कि जन्म के आधार पर। अब हम बात करेंगे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद सूत्र काल। सूत्र काल में वर्ण व्यवस्था, सूत्र काल में वर्ण व्यवस्था की बात करें तो सूत्र काल में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के बाद सूत्र काल का पीरियड आता है। सूत्र काल के जो तीन मुख्य सूत्र काल यानी कि सूत्र ग्रंथों के तीन जो मुख्य ग्रंथ हैं उनमें श्रौत सूत्र, गृहस्थ सूत्र और धर्म सूत्र। इन सूत्र ग्रंथों से पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था सूत्र काल तक आते आते जन्म पर आधारित हो जाती है। गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है कि राजा अन्य सभी से तो श्रेष्ठ है किंतु ब्राह्मणों से नहीं। गौतम धर्म सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजा अन्य सभी से तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन ब्राह्मणों से वे श्रेष्ठ नहीं हैं। ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना राजा का परम कर्तव्य है। यदि कोई ब्राह्मण आ रहा है तो राजा को उसके लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार से सूत्र ग्रंथों में ब्राह्मणों को अवध्य, अदंडे, अबहिष्कर्ष, अबंधे आदि कहा गया है। ब्रह्म हत्या को घोर पाप बताया गया है। यही व्यवस्था की गई कि ब्राह्मणों से किसी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाए। ये सब सूत्र काल में हमें देखने को मिल जाता है। बौद्ध अध्ययन, इसी तरह से बौद्ध अध्ययन धर्म सूत्र में के अनुसार संकटकालीन परिस्थितियों में ये कहा गया है, संकटकालीन परिस्थितियों में ब्राह्मण के लिए शस्त्र धारण करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, वह शस्त्र धारण भी कर सकता था, यानी कि ब्राह्मण दूसरे वर्ण का कार्य भी कर सकता था। सूत्र काल में परिवर्तन होते हैं वर्ण व्यवस्था में, और एक तरह से जन्म को काफ़ी महत्व, स्पष्ट रूप से वर्ण को काफ़ी महत्व दिया जाने लगा, विशेषकर ब्राह्मण वर्ण को काफ़ी महत्व दिया जाने लगा। सूत्र काल में रूप से कहा गया है कि समाज में क्षत्रियों का जो स्थान है, क्षत्रियों का जो स्थान है वह ब्राह्मणों से नीचा है।
इसी तरीके से कहा गया है कि अगर किसी ब्राह्मण के द्वारा सूत्रकाल में शूद्र की हत्या हो जाती है तो उसको वैसी ही सजा दी जाए जैसे कि किसी ब्राह्मण ने मेंढक, कौवे आदि की हत्या कर दी हो। इससे स्पष्ट होता है कि सूत्रकाल में किस प्रकार से ब्राह्मण जो वाद है उसको कितना महत्व दिया गया। बाद में हम जब देखेंगे कि बौद्ध योगेंद्र का उदय होता है तो इसी ब्राह्मणवाद के विरुद्ध उनका उदय होता है। इसी तरीके से गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है कि यदि कोई शूद्र वेद मंत्र को सुन भी ले तो उसके कानों में सीसा या लाख को पिघलाकर डाल दिया जाए और यदि कोई शूद्र किसी वेद मंत्र को मंत्रों का उच्चारण कर ले तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है। इससे पता चलता है कि किस प्रकार से वर्ण भेद जन्म के आधार पर हो गया था, बल्कि जो वैदिक जो धर्म ग्रंथ है उस पर एकाधिकार ब्राह्मणों का ही सिद्ध करने की इसमें सूत्रकाल में पूरी कोशिश की गई है। इससे पता चलता है कि सूत्रकाल तक आते आते किस प्रकार से वर्ण भेद भारतीय समाज का एक तरह से विभाजन पूरी तरह से जन्म के आधार पर कर देता है, कर्म के आधार पर ना करके जन्म के आधार पर कर देता है और एक वर्ण को स्पष्ट रूप से सभी वर्णों के ऊपर प्रमुखता दे दी जाती है। इसी तरीके से इस काल में हमें जो अपराध होते थे उसमें भी वर्ण भेद में का कोई भेदभाव दिखाई देता है। जैसे कि कोई ब्राह्मण यदि गौतम धर्म सूत्र में ही बात कही गई कि कोई ब्राह्मण यदि कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण का अपमान कर दे तो उस क्षत्रियों को 100 कर्षापण जो उस समय की मुद्रा चला करती थी उसका वो क्या करेगा, हर्जाना देगा। अगर यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय का अपमान करते तो उसी अपमान के बदले उसको 50 कर्षापण का ही जुर्माना देना पड़ेगा और यदि वह ब्राह्मण किसी वैश्य का अपमान कर दे तो उसको 25 कर्षापण का जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपराध में भी एक तरह से भेदभाव का उन्मूलन एक तरह से किया जाने लग गया। तो इससे पता चलता है कि सूत्रकाल तक आते आते इस प्रकार की बातें हमारे सामने निकल कर आ जाती है कि और वर्ण एक तरह से जन्म के आधार पर हो जाता है और बल्कि ब्राह्मणों को एक प्रमुखता दे दी जाती है सूत्रकाल तक आते आते। बौद्ध एवं जैन धर्म के संदर्भ में थोड़ा हम देख लेते हैं। बौद्ध एवं जैन काल में सूत्र ग्रंथों के काल के बाद बौद्ध एवं जैन ग्रंथों का काल माना जाता है। बताया जाता है कि बौद्ध एवं जैन धर्म का उद्भव एक तरह से ब्राह्मणवाद के विरुद्ध हुआ था, वर्णवेद के विरुद्ध हुआ था, जाति व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अनेक स्थानों पर स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर समाज में बढ़ सकता है लेकिन अपने जन्म के आधार पर समाज में वह नहीं बढ़ सकता। इसलिए उन्होंने सीधा प्रहार ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है चारों वर्णों को उन पर सीधा प्रहार किया है और अपने जो कर्म है उसके आधार पर व्यक्ति अपना कार्य को चुन सकता है। बौद्ध ग्रंथों में हम बात करें तो जातक कथाओं में ऐसे ब्राह्मणों का उल्लेख भी हमें मिलता है जो कृषि कार्य, वणिक कार्य, व्यापार वाणिज्य, गड़ैया आदि का कार्य भी वे किया करते थे। उस युग में ब्राह्मण भी ऐसे हो गए थे जो धर्म विरोधियों में कार्यों में रत लेने लग गए थे। बुद्ध द्वारा ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का विरोध करना एक तरह से स्वाभाविक सा उस समय बन गया था। बौद्ध साहित्य के अनुसार वैश्य वर्ण में अनेक वर्गों के जो गृहपति थे सम्मिलित थे। इस वर्ण में एक जहाँ श्रेष्ठ या सातवां जैसे धनी वर्ग थे जो व्यापार वाणिज्य आदि किया करते थे। वे छोटे व्यवसाय में व्यापार अपना जीवन जो किया करते थे वे वैश्य वर्ग ही उस समय किया करते थे। बौद्ध साहित्य में शूद्रों का उल्लेख भी हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। जैसे कि उनको उस समय बताया जाता है कि वे द्विजों का जूठा खाना आदि क्या करते थे, उनका जो पहने हुए कपड़े वो पहना करते थे। इस प्रकार की बातें बौद्ध काल में भी हमें देखने को मिलती है। इन सभी का महात्मा बुद्ध ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था और साफ साफ उन्होंने कहा था कि व्यक्ति अपने कर्मों के जन्म के आधार पर ब्राह्मण या चांडाल नहीं हुआ करता बल्कि कर्म के आधार पर वे ब्राह्मण या चांडाल हो सकता है। तो इस प्रकार से बौद्ध काल में वर्ण भेद में वर्ण व्यवस्था में जाति के आधार पर तो चली रही लेकिन महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था। अगली क्लास में हम मौर्य काल और
गुप्त काल के समय जो वर्ण व्यवस्था थी उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।